साथियों नमस्कार। सालों में कभी एक ऐसा वक्त आता है जब हमको ये लगता है कि आज का वीडियो हमारा आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। जॉली एलएलबी मूवी आपने देखी होगी। सुंदर लाल जी त्रिपाठी जज साहब कहते हैं, सालों में कभी ऐसा दिन आता है जब इस सीट पर बैठने का फक्र महसूस होता है। तो जी हाँ, आज एक ऐसा ही टॉपिक हम सभी लोन डिफॉल्टर साथियों के लिए लेकर आए हैं। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों में फंसे साथियों के लिए हमारे निरंतर प्रयास जारी है और निरंतर प्रयासों में हर टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट है। फर्जी आर्बिट्रेशन हो या फर्जी रिकवरी एजेंट या फर्जी लीगल कार्रवाई, हर एक की हमने धज्जियां उड़ाई हुई है। लेकिन आज टॉपिक है केवल और केवल लीगल कार्रवाइयों के तिलिस्म की। एक ऐसा मकड़जाल, एक ऐसा भंवरजाल जिसमें एक आम लोन डिफॉल्टर को उलझाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, कानून के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाकर उल्टे सीधे आड़े तिरछे नोटिस के तीर भेजे जाते हैं, जिसको देखकर इंसान तनावों में अपना जीवन गुजर बसर करता है। साथियों, आज का वीडियो जिस साथी ने देख लिया, यकीन नहीं पूरा विश्वास है कि वह लीगल कार्रवाई के इस तिलिस्मी नोटिस से बाहर निकल जाएगा और वो ये समझ पाएगा कि कौन सा नोटिस सही होता है और कौन सा नोटिस फर्जी होता है, कौन से नोटिस को इग्नोर करना है और कौन से नोटिस का रिप्लाई करना है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है तो उस वीडियो को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर समेटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन तमाम उन साथियों के लिए जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन डिफॉल्ट के शिकार है, उनके लिए वीडियो एक रामबाण संजीवनी बूटी का काम करेगा। ये मान के चलना ज्ञान का आलोक भर देगा। अब अनर्गल बात न करते हुए आते हैं हम सीधे मुद्दे पर। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप लोन डिफॉल्ट हो गए हैं, लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा सजेशन है आपको कि आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए और प्रत्येक वह नोटिस जिस पर कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है उसका आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन होता यह है कि एक लोन डिफॉल्ट करने पर करीब 80 से ज्यादा नोटिस आ जाते हैं। तो ये मानवीय मस्तिष्क जो कानूनी ज्ञान नहीं रखता है, वह समझ ही नहीं पाता है कि किस नोटिस का जवाब देना है, किस को इग्नोर करना है, कौन सा रियल है, कौन सा फेक है। तो टॉपिक आज सबसे पहले हम करते हैं फर्जी नोटिसों का पोस्टमार्टम। साथियों, सबसे पहले रिकवरी एजेंट अपने मोबाइल से आपको एक नोटिस भेजते हैं जो 100 रुपए के स्टाम्प पे बना होता है। किसी का 50 भी हो सकता है, किसी का 10 भी हो सकता है। 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटिस टाइप करके भेजा जाता है। ऊपर लिखा जाता है लीगल नोटिस। न किसी कोर्ट का नाम होता है, न आपका लोन अकाउंट नंबर होता है, न आपका नाम होता है, और लिखा जाता है कि वकील साहब 2 बजे तक कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन आप कोर्ट में नहीं आए, इस कारण आपके ऊपर इतने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 7 दिन के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा आपके विरुद्ध यह कार्रवाई की जाएगी। अब ये नोटिस भेजने वाला रिकवरी एजेंट खुद नहीं जानता है कि वह जो नोटिस भेज रहा है वह स्टाम्प का कुटकरण कर रहा है। यदि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई तो जेल की शिकंजों के पीछे नजर आएगा। इसके साथ ही कई रिकवरी एजेंट सत्यमेव जयते भारत के प्रतीक चिन्ह
का इस्तेमाल करते हुए इसी तरह डराने वाले, धमकाने वाले नोटिस भेजते हैं। तो याद रखें, न कोई वकील, न कोई बैंक सत्यमेव जयते के सिंबल का इस्तेमाल कर सकती है। ध्यान रखें आप। स्टाम्प पर बना नोटिस फर्जी, सत्यमेव जयते के नाम से बना हुआ नोटिस फर्जी, इसके साथ आरबीआई का लोगो लगाकर आरबीआई द्वारा भेजा गया नोटिस भेजते हैं। तो आपको यह बता दूं कि आरबीआई समस्त बैंकों का, वित्तीय संस्थाओं का एक नियामक संस्थान है, जिसके दिशा निर्देशन में समस्त बैंक के एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वर्क करते हैं। लेकिन इन कमबख्त रिकवरी एजेंटों ने आरबीआई को भी रिकवरी एजेंट बना दिया है। यानी कि आरबीआई का मोनो लगाकर भी, कभी कभी आरबीआई की छाप लगाकर भी, गवर्नर सिग्नेचर करके भी नोटिस भेजे जा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि यह भी फर्जी है। यदि ऐसा कोई नोटिस आपको आरबीआई के नाम से भेजता है, उस नोटिस को उस भेजने वाले व्यक्ति के मोबाइल नंबर के साथ आप सीधा आरबीआई को टैग करें, ट्विटर पे टैग करें, एक्स पे टैग करें कि भाई आपके नाम से इस मोबाइल नंबर वाला ये मिसयूज कर रहा है। फिर आरबीआई की जिम्मेदारी है, निपटे। लेकिन आरबीआई की आंखों में जो नहीं दिखाई देता है तो बात अलग है। इसके बाद एक नोटिस जो हर किसी व्यक्ति को आता है वह है कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि उपभोक्ता मामलों में कौन कौन सी कोर्ट्स होती है। सबसे पहले होती है डिस्ट्रिक्ट पर कंज्यूमर कोर्ट, जिसको कहा जाता है जिला उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष मंच, कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। उसके बाद स्टेट कंज्यूमर कोर्ट, उसके बाद नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। यानी कि कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम की इस भारतवर्ष में कोई कोर्ट नहीं है। और दूसरी बात, कंज्यूमर कोर्ट के मामले में कभी भी एक लोन डिफॉल्टर को नोटिस नहीं भेजा जा सकता है। कारण यह है कि कंज्यूमर तो खुद लोन डिफॉल्टर है, समझे आप। बैंक आपके कंज्यूमर नहीं है कि वह आपके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सके। ये आपको अप्लाई करना है। एक नोटिस आपने देखा होगा, एक कंपनी है वह क्या करती है कि दिल्ली के पुलिस स्टेशन की छापे लगा कर आपको नोटिस भेजती रहती है। कभी सरिता विहार पुलिस स्टेशन, कभी कौन सा पुलिस स्टेशन, कभी कौन सा पुलिस स्टेशन। लोग तनावों में आ जाते हैं, अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि इस मैटर को हमने ट्विटर पे टैग किया था, खैर हमारे अकाउंट को हैक कर लिया गया, बात अलग है। लेकिन इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया है। क्योंकि और वैसे भी लोन वाले मैटर में पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और आज तक जिनको भी ऐसे कोई नोटिस आए हैं, उन नोटिसों पे कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई है। इसके बाद हम चलते हैं, आरबीआई लोगों की बात हो गई, सत्यमेव जयते की बात हो गई। इसके बाद जो है आपको एक डब्बे वाला नोटिस आता है। खैर ये कारनामा एक ही कंपनी करती है, एक ऐसे व्यक्ति का नाम पे नोटिस भेजती है जो खुद ही अपने एड्रेस पर मौजूद नहीं है। 3 डब्बे बने होते हैं, उन 3 डब्बों में लिखते हैं सेक्शन 25(138) की कार्रवाई हो रही है, इसमें आपका ये नोटिस जारी हो गया। दूसरा एग्जीक्यूशन की कार्रवाई हो रही है, जिसमें आपके खिलाफ सेक्शन 17 के ऑर्डर को हमने एग्जीक्यूशन के लिए पेश किया है। तीसरा लिख देता है 316, 318 की कार्रवाई हो रही है। तो ये डब्बे वाले नोटिस को आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है। एक और नई लॉ फर्म आई है, वो लॉ फर्म क्या करती है कि आपको एक नोटिस भेजती है और आपको ये कहती है कि आपके खिलाफ अमुक कोर्ट के अंदर एक मुकदमा एनआई कोर्ट में चल रहा है और इसकी पेशी तारीख ये है। अब भाई कोर्ट में चल रहा है तो वकील साहब का तो काम ही खत्म हो गया, लीगल फर्म का काम ही खत्म हो गया। आपके लीगल नोटिस की कोई वर्थ नहीं है और उसका कोई जवाब देना आवश्यक नहीं होता है। अभी फिलहाल हम फर्जी नोटिसों की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको एक नोटिस आता है कभी कभी व्हाट्सएप पे, 24 घंटे के अंदर पेमेंट जमा कराओ, 48 घंटे के अंदर पेमेंट जमा कराओ, नहीं तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढीमका हो जाएगा। कानून के किसी प्रावधान में
24 घंटे और 48 घंटे का लोन डिफॉल्टर के लिए या स्पेसिफिक लॉ में इस प्रकार के किसी भी नोटिस का प्रावधान नहीं है। एक जनरली आपको नोटिस आता है सेक्शन 25 का 138 एनआई एक्ट का, और उसमें 7 दिन का टाइम लिखा जाता है, 7 डेज। सेक्शन 25 या 138 दोनों ही मामलों के अंदर 15 दिन का नोटिस नहीं दिया हुआ है तो उस नोटिस का कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 15 डेज का नोटिस मैंडेटरी है, और वो भी बाउंसिंग की डेट के 30 दिन के भीतर, 31 दिन भी नहीं, बाउंसिंग की डेट से 30 दिन के भीतर। अगर आपकी बाउंसिंग डेट जो लिखी है उसके 32वें दिन अगर आपको नोटिस जारी कर दिया, 31वें दिन नोटिस जारी कर दिया, उस नोटिस की कोई लीगल वर्थ नहीं है। एक कभी कभी आपको व्हाट्सएप पे नोटिस आते हैं कि हम आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, आप अपने एड्रेस पे मौजूद नहीं हो, आप तुरंत गाड़ी का परीक्षण कराओ, अपने घर के सामान की लिस्ट बनवा के दो। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर आने वाले टोटल कॉल, टोटल नोटिस फर्जी होते हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूं, कई बार आप लोग हमें कहते हैं कि सर कंपनी के एडवोकेट का फोन आया। मैं खुलेआम कहता हूं, हिंदुस्तान की किसी भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक की ये ताकत नहीं है कि वह किसी एडवोकेट को अपने यहां नौकरी पर रख ले, क्योंकि नौकरी पर रहने वाला व्यक्ति लॉयर हो सकता है, एडवोकेट नहीं, क्योंकि एडवोकेट के लिए ऑलरेडी फाउंडेशन ये होता है कि यदि वह अंडर प्रैक्टिस है तो वह कहीं और जॉब नहीं कर सकता। इसीलिए यदि आपको कंपनी के किसी भी व्यक्ति का फोन आए और वो कहता है कि मैं एडवोकेट हूं, तो उसको कह दीजिए कि एडवोकेट कभी नौकरी नहीं करता है, किसी का गुलाम नहीं होता है। तो गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह न करें। लोग जाग चुके हैं, क्योंकि लोग एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं। उसके बाद एक नोटिस आपको अक्सर आता है कि दिल्ली बार एसोसिएशन आपके दस्तावेजों की जांच कर रहा है। अरे भाई, दिल्ली बार एसोसिएशन के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम फर्जी लोगों के लिए काम करें। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड ब्लॉक कराए जा रहे हैं। अरे भाई, अगर किसी व्यक्ति पे भारत सरकार भी कार्रवाई करती है ना, तो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड ब्लॉक नहीं करती है। अब ये आधार कार्ड, पैन कार्ड ब्लॉक करने चले हैं, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड ब्लॉक करने के नाम पे आपको जितने भी फर्जी नोटिसेज या मैसेज आते हैं उनको सिरे से इग्नोर करें, सिरे से इग्नोर करें। मिस्टर राठी, लीगल मैनेजर, पुलिस इंस्पेक्टर सतवीर सिंह चौहान के साथ आपके घर पे विजिट पे आज निकल चुके हैं और विजिट पे आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं इस देश के तमाम लोन डिफॉल्टर साथियों को कि किसी भी स्टेट की पुलिस वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, न कि इन एनबीएफसी कंपनियों से तनख्वाह पाने के लिए। यदि पुलिस अधिकारी कहीं जाएगा तो वह केवल और केवल कोर्ट के आदेश पर, इन एनबीएफसी की कोई औकात नहीं है कि वह इनको दौड़ाए। ध्यान रखिएगा, बिना कोर्ट आदेश के कोई भी पुलिस अधिकारी आपके घर नहीं आ सकता है। वैसे मैं आप साथियों को एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने आज से 2 दिन पहले, यानी कि परसों रात को, अपने व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, मैंने लगातार 30-35 रिकॉर्डिंग मैंने खुद की, जिसमें रिकवरी एजेंटों से बात है, लीगल मैनेजर से बात है, रेपो टीम से बात है, फर्जी पुलिस, असली वकील, फर्जी पुलिस, सबसे बात है, और सबका पोस्टमार्टम करते हुए हमने हमारे साथियों के पक्ष में बात की है। जहां हमें यह कहा गया हम गलत है, हमने माना हम गलत है। बिल्कुल हम गलत हो सकते हैं, लेकिन एक वकील का कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि वह अपने साथियों का बचाव कैसे करे। अरे हम गलत है, तुम गलत एक्टिव क्यों कर रहे हो? तुम लीगल करो ना। हम तो गलत हैं, हम गिल्टी हैं, हम लोन डिफॉल्टर हैं, हम किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन डिफॉल्टर है। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय संविधान में दिए गए हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करे कोई एनबीएफसी या बैंक। ये हमेशा ध्यान रखिए। और एडवोकेट नरेंद्र जोशी का कहना एक ही है कि जब भी कोई कानून की अवहेलना करेगा और किसी लोन डिफॉल्टर साथी पे इलीगल एक्ट करेगा, तो हमारा एक शब्द है, मैं हूं ना। ये एक अभिमान है कि जो भी हमारे फोन पे आया और कानूनी बातें की, ऐसे डिटर्जेंट पाउडर से धोते हैं कि उसका कोई मेल बाकी ही नहीं बचता है। इसलिए आपको भी यदि कभी कोई एडवोकेट फोन करे
कोई पुलिस वाला फोन करे तो कह दीजिए उससे कि भाई आप तो बिहाफ पे बात कर रहे हो ना कंपनी की ओर से, अब आप वकील बात कर रहे हो, मुझे कानूनी बातों की जानकारी नहीं है, आप अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, आप चाहो तो मैं मेरे एडवोकेट से बात करा दूंगा, एडवोकेट नरेंद्र जोशी बात करेगा आपसे मेरी तरफ से। लेकिन ये बात उन लोगों के लिए जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, यदि किसी पुलिस वाले का, किसी वकील का फोन आता है, एडवोकेट का फोन आता है, खुद को लॉयर कहता है, लीगल मैनेजर कहता है, तो उनसे कह दीजिए जब आप लीगल मैनेजर है, एडवोकेट है, लॉयर है, पुलिस है, तो मुझे कानूनी भाषा आती नहीं है भाई। एक और नया नाम जुड़ गया, अमीन। अगर अमीन भी कहता है तो मुझे कानूनी भाषा आती नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हो तो एक काम कर लीजिए, मैं मेरे एडवोकेट को आपके नंबर दूंगा और वो आपको बात करेंगे, लेकिन वो कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे बात करते हैं, याद रखिएगा। वह पूरी जानकारी पूछेंगे और फिर बात करेंगे और उनकी रिकॉर्डिंग बड़ी शेयर होती है। कह दीजिएगा जब आप उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं तो मेरे बिहाफ पे मेरे एडवोकेट नरेंद्र जोशी आपसे बात करेंगे, क्या आप तैयार हैं? पूछ लीजिएगा और कहिएगा कि उनका वीडियो डायरेक्टली शेयर होता है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियो जो है वो पोस्ट होते हैं। साथियों, यकीन मान के चलना कि कोई भी असली हो या नकली हो, वह बात नहीं कर पाएगा हमसे। जब किसी पुलिस का फोन आता है और कहता है आपके खिलाफ वारंट है, चलिए सर केस नंबर बताइए, कौन सी कोर्ट में है, ई कोर्ट पे हम खुद सर्च कर सकते हैं, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। एक वारंट ऑफ अरेस्ट को देख के आप घबराते हो तो ध्यान रखिए उसके नीचे अगर राशि लिखी हुई है कि 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, इसका मतलब इतने मुचलके पे आपकी जमानत है, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको कहते हैं बेलेबल वारंट। खैर, हम बात कर रहे हैं आज नोटिस के बारे में। तो आप समझते जा रहे होंगे कि जितने भी नोटिस ऐसे आते हैं जो मैसेज करते रहते हैं, ये सारे जो मैसेजेस होते हैं वह टोटली फर्जी होते हैं। 1 मिनट का गैप। एक सवाल है कि सर हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में हमको परफेक्ट जानकारी हो जाए और हमें आपको फोन करने की जरूरत भी नहीं पड़े। गुरु मंत्र दे रहा हूं कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में हम परेशान जो हो रहे हैं, हम फर्जियों को परेशान कर दें, हम कंपनियों से लोहा ले सके, हम अपनी विधिक प्रतिरक्षा कर सके, ऐसा क्या करें कि आपसे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़े। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, क्लिक कर लीजिए, वहां ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप चैनल पे। क्यों मालूम है? क्योंकि वहां लगातार हमने 35-40 वीडियो पोस्ट किए 2 दिन पहले, जिसमें हमने लगातार बात की है, वो सारी बातें सुन लो। इसके बाद हमारे जितने लाइव है, ज्यादा नहीं है, 15-20 लाइव होंगे, वो सारे लाइव सुन लो। जिस व्यक्ति ने ये सिर्फ हमारे लाइव सुन लिए, हमारी रिकॉर्डिंग सुन ली, कोई नहीं है इस सृष्टि में जो उनको परेशान कर पाए। सुन लीजिए। और जो साथी हमसे जुड़े वैसे ही तनाव मुक्त कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद साथियों कुछ नोटिस आते हैं कि आपके अकाउंट में हम लीन लगा रहे हैं क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट किया है। आप सोचते हो सर इस नोटिस का क्या जवाब देना है? अरे भाई, जिस बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है उसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, तो उनको आपको नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था इसलिए आपको मैसेज आया है, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में जिस बैंक में आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन है, उस बैंक में यदि आपकी कोई एफडीआर है, कोई करंट अकाउंट है, कोई सेविंग अकाउंट है, कोई लॉकर है, तो उनको वो डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा किसी बैंक में आपका सिक्योर्ड लोन है, उसी बैंक में यदि आपका अनसिक्योर्ड लोन है, तो ऐसी स्थिति में भी उनको वो डायरेक्टली आपके अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। ध्यान रखिए। और यहां तक कि अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट होगा तो होम लोन भी आपका एनपीए कैटेगरी में आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन आपका किसी एनबीएफसी में लोन चल रहा है और वो कहते हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे,
हम आपकी सैलरी अटैच कर लेंगे, हम आपके घर का सामान अटैच कर लेंगे। तो मात्र उनके कहने से कुछ भी नहीं हो जाता है, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं है कानून में कि बिना कोई प्रक्रिया किए वह आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ले, आपकी सैलरी अटैच कर ले। उसके लिए उनको या तो सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा या फिर आर्बिट्रेशन का अवार्ड लाना पड़ेगा। और आर्बिट्रेशन के मैटर में हमने बता रखा है कि यदि आप लगातार ऑब्जेक्शन करते हैं तो फिर उनको सेक्शन 9 का ऑर्डर लेने में उनको पसीने आ जाते हैं। अब सेक्शन 9 क्या है, मेरी रिकॉर्डिंग में सुन लेना, व्हाट्सएप चैनल पे जाके बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी। बैंक, आपका आईसीआईसी बैंक में लोन चल रहा है और आपका जो ईएमआई कट रहा है वो कहां से कट रहा है, बीओबी में। आप सोचो बीओबी को डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं अकाउंट लिंक कर दो, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए उनको कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एनबीएफसी में लोन चल रहा है, बैंक अकाउंट लिंक कर देंगे, बिल्कुल नहीं। उसके लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से हम लोन डिफॉल्टर हैं। अगर कोई फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके उन्होंने हमारा अकाउंट लिंक भी कर दिया तो हमारे अकाउंट में बैलेंस होता क्या है। और अगर कुछ पैसा है भी तो बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के उस पैसे को वो ले तो सकते नहीं है। ऐसी स्थिति में भी कंपनियों को सेटलमेंट करना ही करना है। इसीलिए आप इन तनावों में मत आओ कि मेरा अकाउंट लीन हो गया, मेरा पैसा होल्ड हो गया। आप तनाव मुक्त रहे। और एक बात ध्यान रखना, यदि बैंक ने आपका अकाउंट लीन होल्ड कर दिया है, उस समय किसी दूसरी कंपनी ने सेक्शन 25 मतलब ईसीएस हिट कर लिया, चेक बाउंस चेक लगा दिया और आपका चेक बाउंस हो गया, ईसीएस बाउंस हो गया, तो वहां सेक्शन 25 और 138 का केस भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट आपके मेंटेन करने की स्थिति में, आपके स्वामित्व की स्थिति में नहीं था, वह पूरी तरह से फ्री अकाउंट नहीं था। इस मामले में माननीय कोर्ट के जजमेंट है जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताए हुए हैं। तो अकाउंट लीन या फ्रीज रहने के भी अपने फायदे हैं, ये चीज याद रखिएगा, बहुत फायदे हैं। इसके बाद एक नोटिस आता है कि पासपोर्ट बैन कर देंगे, ठीक है। तो ये नोटिसों को भी आप इग्नोर करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर देंगे। अरे भाई, मेरे अकाउंट को आप डिफॉल्ट घोषित कर सकते हो, आप ज्यादा सिविल में रिपोर्ट कर सकते हो, सूट फील्ड, राइट ऑफ, विलफुल डिफॉल्ट। लेकिन ऐसा लिखने से न तो हम विलफुल डिफॉल्ट हो जाएंगे और सूट फाइल है तो हमें हमारी प्रतिरक्षा करने का पर्याप्त अवसर है। तो लेकिन कोई अकाउंट फ्रॉड घोषित नहीं होता है कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन डिफॉल्टर है, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब चलते हैं विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने का नोटिस। आपको कई बार फोन करके लोग कहते हैं, जैसे आपने कल परसों भी मेरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी एक कोटक रिकवरी एजेंट की, कि आपका इंटेंशन ही नहीं है। किसी रिकवरी एजेंट के मात्र ये कह देने से कि हमारा इंटेंशन है या नहीं, कुछ भी तय नहीं हो जाता है। विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने की पूरी एक प्रक्रिया है। और बता दूं, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी एनबीएफसी कंपनी द्वारा, जहां तक हमें जानकारी है, आज तक किसी व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया। ध्यान रख लीजिए, मात्र सिविल में लिखा आने से आप इस चीज को मत मान लीजिए। भारत में 15 एनबीएफसी कंपनियां ऐसी है जो विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सकती है, लेकिन एक ने भी नहीं किया। और बैंकों द्वारा करीब 2553 की संख्या है जिनको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है। तो ये तनाव आपको नहीं रखना है, न पैन कार्ड ब्लॉक होगा ना आधार कार्ड ब्लॉक होगा। कभी कभी सरफेसी एक्ट का नोटिस देते 7 दिन का, 15 दिन का। ध्यान रखना, सरफेसी एक्ट में सेक्शन 13(2) का नोटिस 60 दिन का होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर आप तो सारे के सारे नोटिस को फर्जी कहते जा रहे हो, तो असली नोटिस कौन सा है? अब बात है असली नोटिस पे। आपने लोन डिफॉल्ट किया, आपकी ईएमआई बाउंस हुई, ईएमआई बाउंस हुई, एडवोकेट के थ्रू नोटिस आया, 30 दिन के भीतर ईसीएस कब प्रेजेंट किया गया, कब बाउंस हुआ, किस कारण से बाउंस हुआ, ब्रांच का एड्रेस, आपका नाम, पूरा पता, 15 दिन में पेमेंट करो।
अदरवाइज हम केस फाइल करेंगे। बस ये मैटर क्लियरली लिखा है तो वो है सेक्शन 25 का नोटिस, ध्यान रखें। लेकिन टेक्स्ट मैसेज में लिंक में भेजने से इस नोटिस की कोई ग्रेविटी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है 25/9/2025 के बाद हम ये कहते हैं कि अगर व्हाट्सएप पे भी ये नोटिस आया है, मेल पे भी आया है, पोस्ट से भी आया है, तो जवाब देना है। सेम 138 का भी यही कारण, आपकी कौन सी बैंक का चेक नंबर क्या है, कब प्रेजेंट किया, किस कारण से बाउंस हुआ, 15 दिन का टाइम, कंपनी का नाम पता डिटेल, एडवोकेट का नोटिस अगर है 15 दिन के भीतर आया है तो नोटिस का जवाब देना है। 316 318 क्रिमिनल कंप्लेंट कि भाई आपने क्रिमिनल एक्ट किया है, कंपनी के साथ चीटिंग और धोखाधड़ी की है, तो वहां पर भी आपको जवाब देना है। आर्बिट्रेशन के नोटिस, आर्बिट्रेशन में धारा 62 का जवाब दो नहीं दो, लेकिन धारा 21, धारा 11, धारा 12 जब भी ये नोटिस आते हैं आपको बाकायदा जवाब देना है। आर्बिट्रेशन के मैटर में मैं खुला कहता हूं, भले व्हाट्सएप पे मैसेज आए, लिंक में आए, मेल पे आए, आप हर तरीके से जवाब दो, लेकिन आपको पोस्ट से जवाब देना है। और ये ध्यान रखना, प्रायर नोटिस पोस्ट से ही जाता है, वह मेल नहीं होता है। बाकी सब में आप मेल की सुविधाएं भले लो, लेकिन आपको पोस्ट भी करना ही करना है। किसमें? आर्बिट्रेशन में कह रहा हूं, ध्यान रखें। और जब आप पोस्ट करते हो 10-12 दिन बाद ट्रैकिंग रिपोर्ट आप कंप्यूटर से जरूर निकाल लो, प्रिंट आउट, मोबाइल के स्क्रीनशॉट के भरोसे बिल्कुल भी मत रहो। उसके बाद कभी कभी कोर्ट से नोटिस आ जाता है एग्जीक्यूशन का नोटिस, तो वहां पर भी एग्जीक्यूशन का रिप्लाई फाइल किया जाता है। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने लगातार आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दी है तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। वकील ध्यान रखना है आपको, बैंक के नोटिस बैंक के नाम से आते हैं, जवाब देना चाहोगे बैंक को ही जाएगा। वकील का नोटिस आया, जवाब देना चाहोगे 2 में नंबर 1 पे वकील, 2 नंबर पे कंपनी आएगी। कभी कभी आप कंपनी को नहीं भी दोगे, जिसने भेजा उसको भी दोगे, चलेगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन के नोटिस में जिस लीगल फर्म ने भेजा है उसको जवाब दे दो, जिस एडवोकेट ने भेजा है उसको जवाब दे दो, आर्बिट्रेटर भेज रहा है आर्बिट्रेटर को भेज दो। अगर आपने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दिया है वैलिड ग्राउंड पे, तो आपको किसी रिजॉइंडर का जवाब भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी ने एक पक्षीय तरीके से बिना हाईकोर्ट डायरेक्शन के अगर आर्बिट्रेटर खुद ही अपॉइंट कर लिया है तो आप किसी रिजॉइंडर का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब एक होता है डीआरटी कोर्ट से नोटिस। कई लोगों के दिमाग में बात भर जाती है कि सर 20 लाख के ऊपर का नोटिस है तो डीआरटी की कार्रवाई होती है, लेकिन कई 20 लाख के ऊपर लाख करोड़ों के नोटिस लोन का सेटलमेंट हुआ है बिना डीआरटी गए, तो तनाव मत लाइए। डीआरटी का नोटिस आएगा तो डीआरटी के एडवोकेट से कांटेक्ट करना है, इतना ध्यान रखना। लेकिन वो डीआरटी कोर्ट का नोटिस आता है तो, बाकी डीआरटी में अगर आप जाते भी हो, लीड करते भी हो, उसके ऊपर डीआरटी है, उसके ऊपर हाईकोर्ट है, इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर बड़ा लोन है तो बैंकों के नोटिस आ गए, बैंकों के नोटिस के बाद वकील साहब के नोटिस आ गए, उसके बाद कोर्ट के नोटिस होते हैं। अब कोर्ट के नोटिस पे आप पोस्ट से जवाब नहीं भेज सकते हो, यह ध्यान रखना। कोर्ट में अपीयरेंस होती है आपकी या आपके एडवोकेट की, लेकिन फर्जी तरीके से सेक्शन 25 का मुकदमा करते हैं तो ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट जो है वो कंपनियों की मेल आईडी पे जरूर भेजिए, उसमें कोई लापरवाही मत कीजिए। कई बार आपको हाईकोर्ट के नाम से नोटिस आते हैं, तो ध्यान ये रख लीजिएगा कि अगर प्रारंभिक कार्रवाइयां चल रही है तो प्रारंभिक कार्रवाइयों के दौरान आपको हाईकोर्ट से नोटिस नहीं आएगा। आपको हाईकोर्ट से अगर कोई नोटिस आता है अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में, तो केवल और केवल आर्बिट्रेशन डायरेक्शन के लिए नोटिस आएगा, बाकी कुछ भी नहीं। इसीलिए तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी 316 318 के नोटिस, सेक्शन 25 138 के नोटिस, जो हम समन कह सकते हैं, बेलेबल वारंट कह सकते हैं, अरेस्ट वारंट कह सकते हैं, या कोर्ट द्वारा जारी होते हैं, तो इसमें आपका एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट आपकी अच्छी हेल्प कर सकता है। साथियों, विषम परिस्थिति, आर्थिक हालात से परेशान है यदि कोई साथी, तो सिर्फ इतना ध्यान रखें, इन सारी जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना, जितनी चीजें, इन सारी चीजों का जो समाधान है ना, सारी चीजों का समाधान है वो प्रायर नोटिस में है।
सेक्शन 25 के रिप्लाई में है, 316 318 के रिप्लाई में है, लोन रिकॉल नोटिस के रिप्लाई में है, ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन के रिप्लाई में है, आर्बिट्रेशन के रिप्लाई में है। इसीलिए यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी पे कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा साथियों, तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। 1 साल के अंदर 9000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस केवल और केवल हमको ये सिखाता है कि यदि आपके हालात खराब है और यदि आप हर नोटिस का जवाब देते हो, प्रायर नोटिस देते हो और हर चीज़ की एक फाइल बना के रखते हो, तो यकीन मान के चलिए बहुत जल्द हम इस तनावों से बाहर निकल सकते हैं। आप ये सोचते हो मेरे ऊपर 2 लोन, 4 लोन, 5 लोन, 8 लोन, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए जिनके 73 लोन है। हमारे ऐसे साथी भी है जिनके ऊपर 90 करोड़ का लोन है, लेकिन उन्होंने अपने माथे पे सल नहीं आने दिया। उनके मन में था मैं कल फिर दौड़ूंगा, फिर उठूंगा। लोन होता किस पे? हम महत्वाकांक्षी है, कुछ अलग सोच रहे हैं, सिविल स्कोर का सोच के कल मेरा दिन अच्छा आएगा, मेरे परिवार को मालूम ना पड़े, ये सोच के हम लोन पे लोन लेते गए। तो ऐसा मत करो साथियों, ऐसा मत करो। और एक ही बात कह रहा हूं, लोन डिफॉल्ट के मैटर में यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से परेशान है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। लगातार 30-35 रिकॉर्डिंग है हमारी, उनको शेयर, उनको सुनिए। सारे रिकवरी एजेंट के फार्मूले मौजूद है, उनको देखिए। 500 से ज्यादा वीडियो देखिए, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद यदि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी से बात करना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं हर मुद्दे का, तो डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, बाकायदा फोन कर सकते हैं। ये वीडियो इतना काम का है कि यदि आप इसको शेयर करेंगे ना तो हजारों लोगों की जिंदगी बच सकती है। तो केवल एक शेयर की उम्मीद है आपसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और एक बात और कह रहा हूं, ये कोई फर्जी नोटिस भेजते नहीं लोग क्या? आप उनके मोबाइल नंबर के साथ स्क्रीनशॉट भेजो, उनको वायरल करेंगे, वायरल। तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और कोई भी रिकवरी एजेंट यदि आपके घर पे आता है, इलीगल एक्ट करता है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात कीजिए, सीसीटीवी के भरोसे मत बैठिए। मैं पहले कह रहा हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात कीजिए। तनाव लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जब भी कोई तनाव और घबराहट हो तो विजिट करें एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि हमारी सिर्फ एक टैगलाइन है, मैं हूं ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।